स्वागत है आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम विज्ञान भाग 3 कक्षा 8 का ईंधन हमारी ज़रूरत अध्याय 9 को पढ़ने वाले। पिछले वाले सभी अध्याय को मैंने ऐसे वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप शिक्षा के उद्देश्य से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है। तो चलिए अध्याय पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अध्याय ईंधन हमारी ज़रूरत अध्याय 9, ठीक है। तो देखिए, आप भोजन तो बनाते हुए देखे होंगे, है ना। पानी को भी गर्म करते हुए देखे होंगे। विभिन्न प्रकार के मशीनें जैसे गेहूँ पीसने वाली मशीन से लेकर ईंट पकाने वाली भट्टी या गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग जब भी उसे पकाते हैं वहाँ भी ईंधन की आवश्यकता होती है ना। देखो, ठंड के दिनों में भी आप तापते हुए देखे होंगे आप लोग, है ना। दादी अम्मा को आप लोग आग तापते हुए देखे होंगे, है ना। देखिए, हर एक जलने वाला पदार्थ जो जलकर उष्मा ऊर्जा देता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन। देखिए, आप इसे लिख सकते हैं, हर एक जलने वाला पदार्थ जो जलकर क्या करता है? उष्मा ऊर्जा देता है, उसे ईंधन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, ईंधन मतलब फ्यूल होता है, ठीक है, फ्यूल। देखिए, ऐसा पदार्थ जिसके जलने पर उष्मा के रूप में उस ऊर्जा प्राप्त होता है उसे ईंधन कहते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, कोयला, एलपीजी, इन सबको जलाने से क्या होगा कि उष्मा हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और है कि देखिए, कोई पदार्थ जब जलता है तो क्या होता है, ठीक है। देखिए कोई पदार्थ का जलना क्या हुआ। देखो, सबसे पहले हम क्या कहते हैं? ईंधन और ऑक्सीजन, है ना। ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है? धुआं, है ना, और उष्मा ऊर्जा, है ना, उष्मा ऊर्जा निकलता है, ठीक है। तो देखिए, ईंधन को हम क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी पदार्थ किससे बना होता है? कार्बन से। नोट है कि कोई भी पदार्थ ईंधन यानी कोई भी ईंधन कार्बन से बना होता है, ठीक है। तो देखिए, ईंधन को हम कार्बन के रूप में लिख सकते हैं, ऑक्सीजन यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाकर जलाते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस उष्मा ऊर्जा, है ना। अब देखिए, आगे चलते हैं। अब देखिए, हमारे लिए ईंधन किस काम में आता है? तो देखिए, हमारे लिए ईंधन घरेलू उपयोग में, है ना, ट्रांसपोर्ट में, विद्युत यानी बिजली उत्पादन में, औद्योगिक उत्पाद में, है ना, और देखिए रॉकेट के परीक्षण में भी, है ना। इन सभी में क्या होता है कि हमें ईंधन की ज़रूरत होती है ना। आगे चलते हैं। देखिए, इस नोट को आपको लिखना है कि किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, ये जो भी मैंने बताया हूँ इन सभी को आपको क्या करना है? लिखना है, ये और ये सभी आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाना है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम तो जाने हैं, लेकिन इसे कैसे पहचानें ये भी तो जानना है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसे CO2 कहते हैं, ठीक है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में गुजारा जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? दूधिया, ठीक है, ठीक है। और देखिए, दूसरा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिलोथलीन के रंग को रंगहीन कर देता है, ठीक है। देखिए, फिलोथलीन एक सूचक होता है जो गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर चूना पानी, जिससे देखिए चूना पानी का क्या होता है सूत्र? देखिए, चूना पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र है Ca*OH, ठीक है। इसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए, हमारा अगला पॉइंट है ईंधन के वर्गीकरण। आइए इसे समझते हैं। देखिए, ईंधन देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, भौतिक अवस्था में ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, एक ठोस, द्रव और गैस। देखिए, ठोस द्रव जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, है ना। द्रव ईंधन पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल, डीजल। प्राकृतिक गैस, अब देखिए गैस हो गया जैसे प्राकृतिक गैस CNG और LPG, ठीक है। एक नोट आपको और लिखना है कि उत्पत्ति के आधार पर ईंधन के प्रकार। देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर हम ईंधन के प्रकार तो जान चुके हैं ना, ठीक है। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर ईंधन के प्रकार। देखिए, पहला है प्राथमिक ईंधन, ठीक है। देखिए, ऐसा ईंधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्राथमिक ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि हमें कहाँ से प्राप्त होता है? यानी कि हमें ये प्राकृतिक से प्राप्त होता है ना। अब देखिए, दूसरा है द्वितीय ईंधन। देखिए, ऐसा ईंधन जो मानव निर्मित होता है, ठीक है। मानव निर्मित भी होता है ईंधन, ठीक है। जैसे देखिए, हमारा चारकोल हो गया। देखिए, चारकोल क्या होता है? इसको लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसे हम चारकोल कहते हैं। वैसे ही हो गया कोक, ठीक है। देखिए, कोक को कोयला को जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हैं यानी गर्म करते हैं तो हमें कोक पैदा होता है, ठीक है। अब देखिए, रसोई गैस जैसे LPG, है ना। तो देखिए, बहुत सारे ज्वलनशील गैसों का मिश्रण होता है ये रसोई घर का गैस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अगला हमारा पॉइंट है कोयले की कहानी, ठीक है। देखिए, इसको आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। देखिए, क्या होता है इसके अंदर कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले, यानी जब हम लोग यहाँ पर नहीं थे, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि निचले जलीय क्षेत्रों में बहुत घना जंगल था, ठीक है। अब देखिए, कोई बाढ़ या भूकंप आया होगा जिससे क्या हो गया कि ये वन जो होते हैं ये मिट्टी के नीचे दब गए थे, ठीक है। और उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण क्या हुआ? वो संपीड़ित हो गए और वे जैसे जैसे नीचे होते गए यानी गहरे होते गए उनका ताप बढ़ गया और उच्च दाब और उच्च ताप से क्या हुआ? वायु की अनुपस्थिति में वो अवसादी शैली की परतों के बीच क्या हो गया? मृत वनस्पति उत्थक भी सुरक्षित रहा, ठीक है। देखिए, निरंतर धीरे धीरे दबाव पड़ते रहने के कारण पौधे पीट में बदल गए, ठीक है। देखिए, क्या हुआ? पौधे पीट में बदल गए और फिर क्या हुआ? पीट निगलाइट में बदल गया, निगलाइट किस में बदल गया? कोयले में। देखिए, क्या हुआ? पीट जो है निगलाइट में बदला और निगलाइट कोयले में, यानी पीट निगनाइट में और निगलाइट कोयले में,
ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और लिखना है, पीट और निगलाइट दोनों ही अच्छे किस्म के ईंधन नहीं होते हैं, क्योंकि जलने पर इससे बहुत अधिक धुआं निकलता है, जैसा कि लकड़ी के जलने से निकलता है, ठीक है। और कोयले में क्या होता है, ये अच्छा ईंधन है, इसके अंदर ज़्यादा धुआं नहीं निकलता है, हालांकि इसके भी अंदर निकलता है, लेकिन पीट और निगलाइट के मुकाबले कम, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ लिख रहा है, ये देखिए मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले की परिवर्तन को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण, ठीक है। क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है पेट्रोलियम का परिष्करण, ठीक है। अब देखिए तेल के कुएं से जो यानी कि अब देखिए तेल के कुएं से जो तेल निकलता है वह कच्चा तेल ही पेट्रोलियम होता है, ठीक है। और उसे क्या कहते हैं, गहरे रंग के तेलीय द्रव होती है, ठीक है। अब देखिए उसे जैसे कि जो तेल निकलता है वह पूरा स्वच्छ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, परिष्करण, यानी फिल्टर किया जाता है। और उसी फिल्टर से हमें क्या, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल इत्यादि निकाला जाता है ना। अब आगे और जानिए कि परिष्करण किसे कहते हैं ना, ये परिष्करण के बारे में आपको जानना है। तो देखिए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिष्करण, यानी कि पेट्रोलियम को विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया परिष्करण कहलाता है। देखिए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों की क्वथनांक अलग अलग होती है, अतः पेट्रोलियम का परिष्करण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए पेट्रोलियम का परिष्करण कौन से विधि द्वारा होता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसे याद करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कैसे फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर करके क्या कैसे क्या बनाया जाता है ना, जैसे ठीक है, जैसे पेट्रोल 40 डिग्री सेल्सियस करके, यानी कि इसे फिल्टर का ये विधि है, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या दिया गया है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के और उनके उपयोग सारणी दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहते हैं, इसको क्या उपयोग है, घरों में, उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। अब देखिए पेट्रोल जो है इसे मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुल्क धुलाई के लिए विलायक है ना, इन सब का इसमें इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब देखिए केरोसिन तेल जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं, अब देखिए इसे स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या वायुयान में कौन सा तेल का उपयोग होता है, केरोसिन तेल का, है ना। अब देखिए क्योंकि ये क्या होता है, केरोसिन तेल की सबसे कम यानी कि जल्दी, यानी कि यह पेट्रोलियम के मुकाबले ज़्यादा ज्वलनशील नहीं होता है ना, यानी कि पेट्रोल जैसे भभक के जलता है वैसे ये नहीं जलेगा, ठीक है। अब देखिए डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन है, ठीक है। अब देखिए स्नेहक तेल जिसे हम ग्रीस कहते हैं, जिसे हम क्या साइकिल वाइकिल में, मशीनों वशीनों में तेल लगाते हैं ताकि वो फ्री रहे, है ना, उसे स्नेहक कहते हैं, स्नेहक के उपयोग में करते हैं। अब देखिए पैराफिन मोम, इसे मलहम, मोमबत्ती, वैसलीन इत्यादि में करते हैं। बिटुमेन का क्या प्रयोग, बिटुमेन किसके लिए करते हैं, पेंट एवं सड़क निर्माण, जिसे अलकतरा, ठीक है, अलकतरा में करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे देश में कहाँ कहाँ तेल, यानी कि कहाँ कहाँ तेल पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हमारे देश में तेल पैदा करने वाले क्षेत्र असम, मोहर, कटिहार, यानी कि यही इसका गांव का, यानी कि असम के मोहर कटिया, यानी कटिया में मोराम में पाया जाता है। अब देखिए गुजरात के अंकलेश्वर में पाया जाता है, मुंबई हाई समुद्र तल में, और जगह जगह तेल की खोज की जा रही है, ठीक है। अब देखिए बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, देखिए हमारे बिहार में भी तेल शोधक कारखाना है, जिसे हम क्या कहते हैं, बरौनी तेल शोधक कारखाना। आइए इसके बारे में आप जानते हैं हम लोग। देखिए यह हमारे बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना, इसलिए हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण रूस एवं सोमानिया देश के सहयोग से 1964 ईस्वी में किया गया था, जिसकी क्षमता 1965 ईस्वी में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसकी क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाई गई, ठीक है। अब देखिए प्रारंभ में तेल की आपूर्ति असम से होती थी, ठीक है। अब बाद में उत्तर पूर्व में अन्य तेल शोधक कारखाना भी स्थापित हो जाने पर कच्चे तेल की आपूर्ति अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व के देशों से हल्दिया के पश्चिम बंगाल द्वारा पाइपलाइन से होने लगी, ठीक है। अब देखिए इसे कच्चे तेल जैसे एलपीजी, नेफ्ता, डीजल, पेट्रोल, कोलतार इत्यादि अलग किए जाते हैं, ठीक है। इस तेल शोधक कारखाना में, यानी बरौनी तेल शोधक कारखाना में क्या क्या किया जाता है, एलपीजी, नेफ्ता, डीजल, पेट्रोल, कोलतार, जिसे अलकतरा कहते हैं, ठीक है, इत्यादि अलग किए जाते हैं, ठीक है। तथा जरूरत के अनुसार यहाँ से स्थानों पर आपूर्ति की जाती है, यानी कि यहाँ से अन्य स्थानों पर आपूर्ति की जाती है, ठीक है। पाइपलाइन द्वारा बरौनी से पटना, मुगल सराय, इलाहाबाद, कानपुर, आगे चलते हैं, आपूर्ति की जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, अपने बरौनी तेल शोधक कारखाने के बारे में जान चुके हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, हमारा अगला पॉइंट है प्राकृतिक गैस, ठीक है। अब प्राकृतिक गैस के बारे में हम जानते हैं, ये प्राकृतिक गैस क्या होते हैं। तो देखिए प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। अब देखिए जीवाश्म ईंधन, देखिए जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, देखिए जीवाश्म ईंधन जिसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक है। देखिए यह एक ऐसा ईंधन है जिसका निर्माण लाखों वर्ष पूर्व यानी पहले हुआ था, ठीक है, और मिट्टी के अंदर वनस्पति तथा जीव के दब जाने से हुआ, ठीक है, कि ये बहुत साल पहले, यानी कि बहुत लाखों करोड़ों साल पहले बना था, और यह वनस्पति और जीव के जमीन के नीचे दब जाने के कारण हुआ था, ठीक है। अब देखिए इससे जैसे कि जीवाश्म ईंधन के कौन से उदाहरण है, जैसे देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि हमारे जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए जीवाश्म ईंधन के बारे में आप समझ गए हैं।
अब जीवाश्म ईंधन के बाद जाने के बाद अब हम प्राकृतिक गैस को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण ईंधन जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, क्योंकि इसका परिवहन पाइप द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब से संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, देखिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस को कहते हैं सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। देखिए सीएनजी गैस क्या होता है कि यह कम प्रदूषणकारी ईंधन है, ठीक है। देखिए सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, ठीक है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। देखिए सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों के और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। यहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए सीएनजी गैस का उपयोग यानी गाड़ियों में भी होने लगा है, ठीक है। देखिए दिल्ली, मुंबई इत्यादि देखिए बड़े बड़े शहरों में अब सीएनजी गैस का उपयोग होता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अधिक गाड़ी होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पर सीएनजी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सीएनजी बहुत ही कम प्रदूषणकारी है ना। देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया कि हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है, ठीक है। क्या प्राकृतिक गैस, देखिए भारत में प्राकृतिक गैस एक विशाल भंडार है जिसे हमने बता दिया कहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और छूट गया था कि देखिए प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ईंधन का संरक्षण। देखिए भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति लोगों को ईंधन संरक्षण की संबंधित अनेक सलाह देती है, ठीक है। देखिए अब हमारे पास ईंधन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ही इसको इस्तेमाल करें। देखिए हमारा ये फर्ज होता है कि हम इसे संरक्षण करें ताकि यह हमारे आने वाले अगले पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। देखिए अब देखिए इससे हम कैसे यानी कि ईंधन को हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं। देखिए यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, ईंधन की बचत होगी। टायरों का दाब सही रखिए, इससे क्या होगा, टायरों का दाब सही रखेंगे तो हमारी गाड़ी स्पीड चलेगी, ज़्यादा ईंधन खपत नहीं होगा। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। अगर गाड़ी सही नहीं होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि ईंधन ज़्यादा खत्म होगी। देखिए रसोई गैस स्टोव जलाइए जब खाना बनाने के सभी सामान एकत्रित कर लीजिए। देखिए जब हमारे पास यानी कि रसोई गैस तभी जलाएंगे जब हमारे पास खाना यानी सब्जी उब्जी काट उड़ के रख लिए। अगर समझ लीजिए हमने गैस को जला दिया और यहाँ अभी हम सब्जी काट रहे हैं तो इससे क्या होगा कि ईंधन समाप्त ही ना होगा, यानी वेस्ट हो रहा है ईंधन इसमें। अब देखिए जहाँ तक संभव हो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। रसोई गैस स्टोव जलाने के लिए माचिस का प्रयोग करें, है ना, माचिस का प्रयोग करना चाहिए। रसोई गैस स्टोव जलाने के लिए माचिस का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए आवश्यकता रहने पर ही विद्युत बल्ब एवं अन्य उपकरण का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो क्या होगा कि हमारा क्या होगा, ईंधन खत्म होगा। देखिए जिसके पास अधिक पैसा है तो वो तो खर्च करेंगे, इसलिए उन्हें भी सलाह है कि इन सभी को संरक्षण करना चाहिए। अब देखिए नए शब्द, इन सभी को आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए ईंधन को फ्यूल कहते हैं, प्राथमिक ईंधन को प्राइमरी फ्यूल कहते हैं, जीवाश्म ईंधन को फॉसिल फ्यूल कहते हैं। देखिए कोलतार को कोलतार ही कहते हैं। अब देखिए प्रभाजी आसवन जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और भी बहुत कुछ है जिसे आपको याद कर लेना चाहिए। अब देखिए हमारा क्या, अब नोट्स को देखना है ना। अब हमको क्या करना है, नोट्स को देखना है, ठीक है। अब देखिए कोई भी पदार्थ जलने पर अधिक मात्रा में उसमें एवं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे ईंधन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक में पाए जाने वाले ईंधन को हम प्राथमिक ईंधन कहते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम। अब देखिए वैसे ईंधन जो प्राथमिक ईंधन से प्राप्त किए जाते हैं उसे द्वितीय ईंधन भी कहते हैं, ईंधन कहते हैं, ठीक है। ये प्राथमिक ईंधन से प्राप्त किए जाते हैं उसे द्वितीय ईंधन कहते हैं, जैसे कोक, कोयला, गैस इत्यादि। देखिए कोयला से कोक, कोलतार और कोयला गैस से प्राप्त होता है। देखिए कोयला से कोक और कोलतार और कोयला से गैस प्राप्त होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। इसका निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। अब देखिए पेट्रोलियम का परिष्करण प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है। इसके उत्पादक के रूप में पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होती है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, वायु एवं जल अक्षय ऊर्जा है, यानी इन्फिनिटी। इसको इस्तेमाल कितना भी करें वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट है कि कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्योचित उपयोग ही करना चाहिए, ठीक है, न्याय उचित उपयोग करना चाहिए। अब जो मैंने पॉइंट्स लिखा दिया उसे आपको याद करना है। अब देखिए अंत में हम अपना क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है, तो इसका उत्तर है कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। देखिए डैश तथा डैश समाप्त नहीं होने वाले ईंधन है, तो इसका उत्तर क्या होगा। देखिए सूर्य का प्रकाश, वायु एवं जल बहुत है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा समाप्त नहीं होने वाले ईंधन है, ठीक है। अब देखिए कोलतार क्या है, कोयला का उत्पादक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों को पृथक करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं, परिष्करण, है ना। अब देखिए वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषणकारी ईंधन क्या है, सीएनजी, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिए निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखना है, ठीक है। देखिए जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, नहीं, ये असत्य है। जीवाश्म ईंधन को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और यह हम मिट्टी के नीचे यानी कि उच्च दाब और उच्च ताप से बनता है, ठीक है। अब देखिए कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, तो ये सही है, ठीक है। अब देखिए
पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है, ये गलत है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी कम प्रदूषक है, ठीक है। बरौनी में तेल का कुआं है, ये भी गलत है। देखिए बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, ना कि कुआं, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है कि कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो ये हमारा होगा सही, ठीक है, ये हमारा सही होगा। अब देखिए कोयला किस प्रकार से बनता है, तो इसका उत्तर है ये कि प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा वनों के मिट्टी में दब जाने से उच्च दाब और उच्च ताप से वायु की अनुपस्थिति में लाखों वर्षों में कोयला का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है, तो इसका उत्तर है क्योंकि जीवाश्म ईंधन जीवों व वनस्पति के अवशेष से लाखों वर्षों में बना है और इसे दोबारा बनने में फिर से लाखों वर्षों लगेंगे, अतः यह समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। अब अगला है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए ईंधन इसमें लिखेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन 3 प्रकार के हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। उत्पत्ति के भी आधार पर ईंधनों के 2 प्रकार हैं, प्राथमिक ईंधन और द्वितीय ईंधन। पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, तो इसका उत्तर होगा कि मरे हुए प्राणी भी समुद्र के तली में जमा हो जाते हैं, मिट्टी और रेत भी समुद्री की तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार मृत समुद्री प्राणियों की परतें अजैव अच्छल के साथ दब जाती है, इन पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप में प्राणियों में के मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। इसका यही उत्तर है। कोयला के विभिन्न उत्पादों और अभिलक्षणों एवं उपयोग का वर्णन करें, तो 7 का उत्तर है, आपको इस तरह प्रकार लिख लेना है। देखिए कोक का कैसा अभिलक्षण होता है, काला कठोर, और ये इस्पात निर्माण धातुएं निष्कर्षण में होता है, ठीक है। कोलतार भूरा काला रंग गाढ़ा द्रव का होता है, इसका अभिलक्षण, इसका रंग दवाई विस्फोट प्लास्टिक जुगंध इत्यादि में बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए कोयला गैस, इसका अभिलक्षण है तेज गंध, इसका रूप ईंधनों के रूप में करते हैं, इसका उपयोग हम ईंधनों के रूप में करते हैं, इस प्रकार इसका उत्तर है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अब देखिए हमारा प्रश्न संख्या 8 है कि एलपीजी और सीएनजी का उपयोग का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है, तो इसका उत्तर है कि एलपीजी व सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से प्रदूषण कम फैलता है, क्योंकि ये स्वच्छ ईंधन है। देखिए एलपीजी और सीएनजी को अगर हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत से लाभ है। जैसे एलपीजी से क्या होगा कि हम लकड़ी उकड़ी को नहीं जलाएंगे, और एलपीजी स्वच्छ ईंधन है जिसमें कि धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। अब देखिए ईंधन आप जानते हैं कि ईंधन से क्या होता है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ना। तो देखिए एलपीजी गैस एक स्वच्छ ईंधन है जिससे क्या होता है, धुआं नहीं निकलता है। और दूसरा क्या है, सीएनजी गैस। देखिए सीएनजी गैस क्या होता है, ये कम प्रदूषणकारी है, और ठीक है, और इसे गाड़ियों में उपयोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा यानी कि दूषित नहीं होगा हमारा वातावरण। आप इसमें जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या। सूर्य व वायु कभी खत्म नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत है, इसके उपयोग से जीवाश्म ईंधन का संरक्षण होगा। देखिए सूर्य के प्रकाश और वायु ये दोनों क्या है कि ये दोनों कभी ना खत्म होने वाले ईंधन के स्रोत है। अगर हम इसे इस्तेमाल करने लगेंगे ईंधन के रूप में तो ये क्या होगा, हमारे लिए अच्छा ही होगा, है ना, हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर सूर्य के प्रकाश और ईंधन को हम वायु को हम ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे तो क्या होगा, काफ़ी अच्छी यानी कि जीवाश्म ईंधन का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए भारत में तेल शोधक कारखाने कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि हमारे देश में तेल पैदा करने वाले क्षेत्र हैं असम, गुजरात, मुंबई, बिहार, ठीक है। देखिए असम में क्या, मोहार, कटिहार, मोरम में, ठीक है। गुजरात में अंकलेश्वर में, मुंबई में समुद्र तल में। देखिए बिहार नहीं बिहार का नहीं होगा, ठीक है, बिहार काट सकते हैं, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं, बाकी ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं हमें तो आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।